बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन वाली, आज उसके हम यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 13 तक। और साथ साथ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, कुछ 5-6 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, तो बच्चों आपने परेशान नहीं होना क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करते हुए फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है जी बच्चे हमारे पास। क्या स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ व्हीकल इज़ एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। व्हाट इज़ मैस ऑफ व्हीकल। तो डाटा नोट करते हैं बच्चों, फिर आपको मज़ीद अच्छी समझ आएगी। तो सबसे पहले उसने कहा है कि अ व्हीकल इज़ एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है। तो डाटे में हम लिख लेते हैं जी कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। तो ये हमारे पास फोर्स है, हम लिख लेते हैं F इज़ इक्वल टू 2500 न्यूटन। ठीक हो गया। और व्हाट इज़ द मैस ऑफ व्हीकल। क्या फाइंड क्या करना है, मैस आपने फाइंड करना है। तो ये हम लिख लेते हैं जी मैस हमने फाइंड करना है। तो देखिए मैंने एक साइड पे ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि न्यूमेरिकल्स में जितने भी आपकी बुक में इस तरह लिखा होता है एम आवर सेकंड का स्केयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर। जब ये सेकंड जब स्केयर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो फिर इसको आप बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्केयर। तो चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने मैस फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद हो तो ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो F इज़ इक्वल टू एम ए, इसमें हमें मैस की वैल्यू चाहिए, M की वैल्यू चाहिए। तो A इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, जब दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। तो A जो है यहाँ पर F के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मैं लिख लेता हूँ। अब आपके पास F इज़ इक्वल F ओवर A इज़ इक्वल टू M। तो आपने M फाइंड करना है, तो M को आप दूसरी तरफ लिख लें और M इज़ इक्वल टू F ओवर A। अब आपके लिए आसान है, F की वैल्यू आपके ऊपर देखें लिखी हुई है 2500 न्यूटन। तो ये आप F की वैल्यू लिख लें और एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी आपको दी हुई है 5। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट करें। तो मैंने 5 को 25 से डिवाइड किया और 2 ज़ीरो इसी तरह आ गए। तो ये 500 आपका आंसर आ गया। मैथ्स है तो मैथ्स का यूनिट बच्चों केजी होता है, तो आपने 7 यूनिट भी लिख देना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। यूनिट आपने लाजमी 7 लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ये भी बहुत इजी है, आप देखें इसको। अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग ऑन द बुक इज़ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन द बुक। तो आप साथ साथ हम डाटा नोट करते हैं और साथ साथ आपने एक माइंड में जो है इमेजिन करना है कि अ बॉय इज़ होल्डिंग। सपोज कर लें कि आप अपने आप को कंसिडर कर लें, आप एक बुक अपने हाथ में अभी अभी से उठा लें। ठीक है, उठा लिया जी बच्चों आपने बुक को, वही फिजिक्स की बुक आपके पास पड़ी होगी, उसको आप अपने हाथ में रख लें। ठीक है, अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। उस बुक का मैथ्स कितना है जी, मैथ्स हम पहले लिख लेते हैं कि वो 2 kg है। ठीक हो गया। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग ऑन द बुक। आपने बुक अपने हाथ में उठाई हुई है, तो आप कितनी फोर्स उस बुक के ऊपर लगा रहे हैं, जितना उस बुक का वेट है। देखें, अगर बुक का वेट मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं तो आप थोड़ी फोर्स भी आपको थोड़ी सी और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है आप जो बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, वो उस वेट के बराबर ही है जितना बुक का वेट है। तो बहरहाल ये फोर्स हमने फाइंड करनी है, इसको मैं F1 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, आपने बुक अभी इसी तरह उठा के रखनी है। ठीक है, तो इफ़ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, उस बुक को ऊपर लेके जाना है। ज़रा सी बात है, जब आप फोर्स उसके ऊपर थोड़ी सी और लगाएंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। वो एक्सेलरेशन उसने खुद दे दिया है कि एक्सेलरेशन कितना है, A इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हाउ मच टोटल फोर्स शुड ही अप्लाई ऑन। अब देखें, मेन चीज़ ये है कि पहले तो आपने सिंपल बुक को उठाया हुआ था, आप फोर्स उसके ऊपर जो लगा रहे थे वो उसकी जितना वेट था उतनी ही आप फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे थे। अब आपने उसको मज़ीद ऊपर किया तो एक और फोर्स लगाई। तो यहाँ का मतलब ये है कि दो दो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो इसलिए हमने पहली फोर्स को जो आप सिंपल अप्लाई कर रहे थे उसको F1 कहा था। अब जो दूसरी फोर्स आप जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसको हम F2 कह देते हैं। और ये साथ वो फोर्स जब आप उसको ऊपर लेके जाने में लगाएंगे तो ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी। वो एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था।
ठीक हो गया। अब हमने ये दोनों फोर्सेस फाइंड करनी है और दोनों को प्लस करना है, तब जाके हमारी टोटल फोर्स आ जाएगी। देखिए उसमें स्टेटमेंट में कहा था हाउ मच टोटल फोर्स शुड ही अप्लाई, टोटल फोर्स कितनी है। तो आई थिंक आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं। अब हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स ये हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं F1। तो देखें जो आप F1 अप्लाई कर रहे हैं ये वो फोर्स है जो जस्ट आपने बुक को उठाया हुआ है, जितना बुक का वेट है उतनी ही फोर्स है। इसका मतलब है जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके वेट के इक्वल है। तो आप पहले जो फोर्स है वो देख लें, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ बुक। तो फोर्स अप्लाइड को हम F1 का नाम दे रहे हैं, जो आप सिंपल अप्लाई कर रहे हैं। वेट इक्वल होता है W के, और W किसके इक्वल होता है mg के। और m की वैल्यू मैस आपको ऑलरेडी गिवन है 2 kg, और g की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है 9.8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.6 फोर्स है, तो 7 न्यूटन लिख देंगे। इसको आप 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वो फोर्स है जितना, यानी कि आप जितना बुक का वेट है। तो इट्स मीन यहाँ से मैं ये भी आइडिया हो रहा है कि बुक का वेट जो है वो 19.6 है। वेट आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। तो जितना वेट है उतनी ही फोर्स है। अब हमने वो फोर्स निकालनी है जिस फोर्स से आप बुक को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी फोर्स एक्स्ट्रा तो लगानी पड़ेगी, तभी बुक तो ऊपर जाएगी। तो देखते हैं जी वो फोर्स कितनी है। तो उसके लिए उस बुक में जब उसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, जो कि गिवन था a इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपने वो फोर्स फाइंड करनी है जिससे आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। वो फोर्स आप देखें F इज़ इक्वल टू एम ए, क्योंकि आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा हुआ है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो आप देख लेते हैं अब कि m की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, वो मैस उसका 2 kg था, एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू भी गिवन है 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 न्यूटन आ जाएगा। ये आपकी सेकंड फोर्स जिससे आप उसको ऊपर मूव करवाएंगे। अब टोटल फोर्स उसने कहा था फाइंड करनी है, तो टोटल फोर्स के लिए आपने दोनों फोर्सेस को क्या करना है, ऐड करना है। टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर आप F1 आपकी कितनी है 19.6, और F2 कितनी है आपके पास 6 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25.6, और 25.6 को आप डायरेक्टली 26 भी लिख सकते हैं, और साथ फोर्स है तो उसके साथ यूनिट भी लिख देना न्यूटन। तो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। अ गर्ल ऑफ मैस 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। तो सपोज कर लें कोई गर्ल है, ठीक है। अब पता नहीं कौन है जिसका मैस 30 kg है, ठीक है। आप कोई भी सपोज कर लें, अपने आप को सपोज कर लें, तो चलें कोई मसला नहीं है जी। कोई भी एक गर्ल है जिसका मैस जो है वो 30 kg है। अच्छा, वो रन कर रही है विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। तो डाटा नोट करते हैं साथ साथ। मैस कितना गिवन है, अ गर्ल ऑफ मैस 30 kg। तो मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैस आपके पास 30 kg है। इज रनिंग विद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। तो p इज इक्वल टू ये आपने फाइंड करना है। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पर मोमेंटम का फार्मूला आपके पास क्या है, p इज इक्वल टू एम वी। ये साइड वाली इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर डाटा नोट कर दी है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। आप अभी प्रॉब्लम को पहले देखें। तो आपके पास सिंपल m की वैल्यू कितनी है 30 kg, v की वैल्यू कितनी है 4 है। तो दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120। तो आप मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड, लेकिन इसका अगर बाय फार्मूला देखा जाए तो ऊपर आप देखें मैस का यूनिट क्या होता है kg, तो और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 120 kg मीटर पर सेकेंड। अब माइंड में आपके क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये हम न्यूटन सेकंड को किस तरह इक्वल कर रहे हैं kg पर मीटर सेकंड की, या अगर लेट्स सपोज हमें न्यूटन सेकंड आपको फार्मूला नहीं आ रहा, तो आपने अगर बाय फार्मूला लगाना था यूनिट, तो आप मैस का यूनिट kg लगाते और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड लगाते, तो इसका यूनिट बन जाता। लेकिन अब क्वेश्चन है कि kg मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड कैसे लिख रहे हैं। तो इसके लिए आप दोबारा से ज़रा इस साइट पे आ जाएं, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। ये पेपर में कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए आपके पास मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी। तो अब मैस का यूनिट क्या है, देखिए मैंने एरो डाल के लिखा है kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। अब ये आपके पास यूनिट बन रहा है जो
जो हमने लास्ट पे यानी कि यूनिट उसकी वैल्यू के साथ भी लिखा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये इक्वल हमने कहा कि ये न्यूटन सेकंड भी इसको हम लिख सकते हैं, हमने दोनों स्टेटमेंट में लिखे हुए सोल्यूशन में लिखे थे। अब यही हमने देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हैं। तो पहले तो हम कहते हैं कि ये आपने कैसे कह दिया जी कि न्यूटन सेकंड भी है, तो न्यूटन सेकंड कैसे आता है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स के एफ के नीचे मैंने एन लिख दिया, यानी कि उसका यूनिट न्यूटन, और एम मैस का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ आपको पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये अभी दोनों इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। आपके पास तो यूनिट ये आ रहा था केजी मीटर पर सेकंड, इसको हमने इक्वल लेके आना न्यूटन सेकंड के। तो अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ केजी मीटर पर सेकंड, और इसके साथ एक्स्ट्रा एक एस की पावर -1 एस की पावर +1। अब -1 भी कह रहे हैं +1 भी कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखें एस -1 और एस की -1 ये बन जाएगा एस की -2, और जो एस की +1 है इसको मैं सिंपल एस लिख देता हूँ। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है, इसलिए मैंने आपको ऊपर पहले ही समझा दिया था। इसकी जगह आप न्यूटन लिखें और सेकंड एज इट लिखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्टार लिया था केजी मीटर पर सेकंड से, और इस ये इक्वल किसके आ गया, न्यूटन सेकंड के। तो इस तरह ये दोनों इक्वल हैं, चाहे आप कोई भी यूनिट्स लगाएं। बस समझाना ये था कि आप यूनिट्स 120 के साथ कोई भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस कन्फ्यूजन में ना जाएँ तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या, प्रॉब्लम नंबर 4 है। A 2 kg steel ball is moving with speed of 15 meter per second. It hits with bulk of sand and comes to rest in 0.2 second. Find force applied by sand bulk on the ball. ये हमने फाइंड करना है। तो चलें देखते हैं, डाटा नोट करते हैं, इस तरह आपको अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले उसने कहा जी कि 2 kg स्टील बॉल, तो मैस कितना है, केजी से मैं आइडिया हो जाता है कि ये मैस है, तो मैस हमारे पास 2 kg है। अच्छा, बॉल इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी स्पीड है, यानी कि v इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, आपको कैसे पता चल गया कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये बॉल अब रेस्ट में जाएगा, यानी कि अभी जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब ये हिट करेगा, इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड, यानी कि सैंड के रेत की जब उस ढेर से ये टकराएगा, एंड कम्स टू रेस्ट, और ये रेस्ट में आ जाएगा, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। दो वेलोसिटीज़ यहाँ पे हमें पता चल रही हैं, ठीक है। तो अच्छा, इट कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, टाइम कितना है जी 0.2 सेकेंड, ये आपका टाइम हो गया। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल, अब जो सैंड का जो बल्क है वो कितनी फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे लेके जा रहा है, तो बॉल के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई जिससे वो रेस्ट में चला गया, ये फोर्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है। अच्छा, अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है, देखें हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इसमें एम ए की वैल्यू है ही नहीं, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, देन उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन देखें हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ पर वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 है, वी आई की वैल्यू 15 है, तो 0 माइनस 15, और टी की वैल्यू आपके पास 0.2 सेकेंड है। ये आपने दोनों वैल्यूज पुट की। तो पहले हम ये नहीं कि एक और भी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो एक्सेलरेशन हम फाइंड करें ये एक्चुअली डीसेलरेशन है। डीसेलरेशन क्यों है, क्योंकि जब डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी आप कह सकते हैं, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम होती है, अब इसकी वेलोसिटी पहले 15 थी और 0 की तरफ जा रही है, तो 15 से 0 की तरफ जाना है, इट्स मीन उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम होती है ना, तो उस दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखें ये 0 ख़त्म कर दिया, -15 ओवर 0.2 और 0.2, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये -1775 एक्सेलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें एक्सेल इसकी 75 के साथ माइनस है, ये माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, ये माइनस यही बता रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये डीसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, यानी कि आप इसके दोनों नाम जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर ये भी साथ साथ हमें माइनस भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास m की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये ऊपर आप देख सकते हैं एक दफ़ा फिर 2 kg,
और ए अभी हमने फाइंड किया है 75। तो यहाँ पर लेकिन आपने क्या करना, एम की वैल्यू आपने पुट कर दी टू ए की वैल्यू आपने 75, माइनस पुट नहीं करना, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फोर्स फिर आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, या आप यूँ इसका कंसेप्ट रखें कि ये जो माइनस है ये जस्ट ये बता रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये उसका कम होने वाला, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। वैल्यू आपने इसकी पॉजिटिव ही पुट करनी है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 फोर्स है तो ये न्यूटन आ जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 को स्टडी करते हैं जी बच्चे। अच्छा जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सॉकर प्लेयर किक्स द फुटबॉल। आप अपने आप को माइंड में लें, ठीक है, कि आप जो है वो फुटबॉल को किक करते हैं विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाते हैं आप? 1200 न्यूटन की, विद इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.60 सेकेंड। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फुटबॉल। तो चलें डाटा नोट करते हैं जी, फिर आपको साथ साथ मैं मज़ीद भी गाइड करता हूँ। अ सॉकर प्लेयर किक्स द फुटबॉल विद फोर्स ऑफ, फोर्स कितनी है जी? 1200 न्यूटन। विद इम्पैक्ट टाइम ऑफ, उसके ऊपर कितना देर तक, यानी कि वो इम्पैक्ट टाइम उस पर कितना है, वो कितना है जी? टी इज इक्वल टू 0.60 सेकेंड। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फुटबॉल। उसमें कितना यानी कि चेंज आता है मोमेंटम में। ये चेंज को बच्चे जस्ट अभी यहाँ पर मोमेंटम के लिए आपने पी नहीं लिखना, तो यहाँ पे जो छोटा सा आपको वो ट्राइंगल सी नज़र आ रही है इसको बोलते हैं डेल। ये डेल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो ये मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब आपने ये एक टॉपिक पढ़ा होगा, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल पी ओवर टी, तो ये बहुत इजी हो गया। अब हमने यहाँ पर डेल पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी इसके साथ जो डिवाइड हो रहा है ना, ये फोर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू डेल पी। अब हम क्या करते हैं, डेल पी को इधर लिख लेते हैं और एफ टी को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, आप वैल्यूज़ ऊपर देख लें। फोर्स की है 1200 और टी की है 0.60। आप दोनों वैल्यूज़ को एफ़ की जगह देखें, इधर आपने डेल पी एज इट लिखा इक्वल टू फोर्स आपकी कितनी है 1200 और टी कितना है 0.60, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 आ जाएगा और न्यूटन सेकंड। आप देख लें न्यूटन सेकंड आपने कैसे लगा दिया। दोबारा आप फार्मूले पे आ जाएं। ये जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है ये जो सबसे नीचे है, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है नेव्टन, और टी का टाइम का क्या होता है सेकंड, तो यहाँ से आपने इसके साथ न्यूटन सेकंड लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 6 क्या है जी बच्चों, 100 ग्राम्स बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, muzzle velocity of bullet is 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखें, एक मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ कि एक 100 ग्राम की बुलेट है, यानी कि जो गोली है, ठीक है, बुलेट इज़ फायर्ड, उसको फायर किया जाता है 5, जो गन है ना वो उस गन का मैस कितना है 5 kg। आपने जो गन उठाई हुई है उसका मैस 5 kg है और उसमें जो बुलेट है वो 100 ग्राम की। आप फायर करते हैं तो मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वो बुलेट जो निकलती है उस गन से वो कितनी स्पीड से जाती है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको पता है जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो जो गन है वो पीछे की तरफ आती है, पीछे की तरफ झटका सकाती है ना, तो इसको बोलते हैं रिकॉयल। तो अब गन कितनी स्पीड से जो है वो पीछे की तरफ झटका खाएगी, तो ये आपने फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट का पूरा सिनेरियो, मज़ीद भी बच्चे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, डाटा वगैरह। 100 ग्राम्स बुलेट, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ। जो बुलेट है ना, देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें, एक मेन बुलेट है और एक गन है। अब बुलेट का मैस और गन का मैस, फिर इसी तरह बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी, ये हमारे पास चार चीज़ें टोटल यहाँ पर आती हैं। तो अब 100 ग्राम बुलेट, तो ये जो बुलेट का मैस है ना, तो बुलेट के मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो कितना है, m इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अब ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो ग्राम्स को किलोग्राम में ले जाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आप सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1 kg। अच्छा, 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, तो गन का मैस 5 kg है। तो गन आप यूँ माइंड में रखें कि गन के मैस के लिए हम कैपिटल M यूज़ करेंगे इज इक्वल टू 5 kg। यूँ माइंड में ले आए आप कंसेप्ट समझने के लिए कि बुलेट छोटी होती है तो इसलिए स्मॉल लेटर इसके लिए यूज़ कर रहे हैं स्मॉल m, और गन बड़ी होती है तो कैपिटल M यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये दो चीज़ें गिवन होगी, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
अब बुलेट की वेलोसिटी की बात हो रही है, तो बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट क्योंकि छोटी होती है तो स्मॉल वी हम लिख लेंगे इसके लिए, वो वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब गन की वेलोसिटी, तो गन थोड़ी बड़ी होती है, इसके लिए हम कैपिटल वी रख लेते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ कि आप इस तरह माइंड में जल्दी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का सिनेरियो बना है। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये बहुत ईजी है। ये आपने आपकी बुक में है कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने स्टडी किया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि जो मैस ऑफ गन इनटू मैस ऑफ इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम और वी। ठीक हो गया। एक तरफ हमने बुलेट को कर दिया, एक तरफ यानी कि गन कर दिया, जो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैपिटल जो वी है ये आपने फाइंड करना है। तो एम इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें कैपिटल वी इधर हमारे पास रह गया इज इक्वल टू उधर एम वी डिवाइडेड बाय एम। अब आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। स्मॉल एम की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, वो 0.1 kg है, सबसे टॉप पे देखें। और स्मॉल वी की वैल्यू कितनी है 20, ये दोनों आप वैल्यूज़ लिख लें और डिवाइडेड बाय आपने एम की वैल्यू पुट करनी है। तो मैस हमारे पास 0.1 है और वी स्मॉल वी बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 20 है और मैस ऑफ गन कितना था 5 kg। बच्चे आप साथ साथ खुद भी सॉल्व किया करें, फिर अच्छे समझ आती है। अब आपने क्या किया, 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ लिखें। फिर आप 2 को 5 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। तो ये इतनी वेलोसिटी से जो गन है वो पीछे की तरफ झटका खाएगी अगर बुलेट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस गन से निकलती है, फायर के होता है। तो समझ आ गई है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है जी कि रोबोटिक कार, एक कार है और 15 kg, उसका मैस कितना है 15 kg, इज़ मूविंग, वो मूव कर रही है विद 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आप माइंड में इमेजिन कर लें कि एक कार है, रोबोटिक कार है, उसका मैस 15 kg है, वो मूव कर रही है, चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब क्या होता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, ब्रेक अप्लाई की जाती है ताकि वो स्टॉप हो जाए। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है, कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन की। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, वो कितना टाइम लेगी स्टॉप होने में। दोबारा से आप स्टेटमेंट को ज़रा समझें। एक कार है, माइंड में इमेजिन करें तब आपको समझ आएगी। एक कार है, वो 15 kg उसका मैस है, वो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है जी, मूव कर रही है। फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है ताकि वो स्टॉप हो जाए। तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन की ताकि वो रुक जाए। अब वो कितना टाइम लगाएगी स्टॉप होते होते, ज़ाहिर सी बात है फोर्स लगाएंगे एकदम से तो नहीं वो रुक जाएगी, थोड़ा सा टाइम तो लेगी। तो वो टाइम फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो डाटा नोट करते हैं। मैस कितना था, रोबोटिक कार ऑफ 15 kg, मैस हमारे पास स्मॉल एम इज इक्वल टू 15 kg, इज़ मूविंग विद वेलोसिटी इज़ मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, वी इज़ इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, ठीक है, ब्रेक्स अप्लाइड है। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कितनी है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, तो ये टी आपने फाइंड करना है, ये आपके पास डाटा है तो टी फाइंड करना है। तो देखें बहुत इजी है। सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। आपने अगेन वही जो ऊपर प्रॉब्लम की तरफ, ऊपर जो प्रॉब्लम था उसमें फार्मूला आपने यूज़ किया था, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, यही आपने यूज़ करना है। कैसे, अब आपने इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। आपने क्या किया, यहाँ पर आप डेल पी यानी कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे एम वी और टी एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें मोमेंटम डायरेक्ट गिवन नहीं था, जबकि मोमेंटम की जो फार्मूला होता है एम वी, उसमें एम और वी दोनों गिवन थे। सो हमने उसकी जगह इसको रिप्लेस किया। ठीक है, अब आपने टी फाइंड करना है। तो टी फाइंड करना है, टी इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएं एफ की जगह और एफ को इधर लें, दोनों को आपस में ना शफलिंग कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी को एफ की जगह लेके गए और एफ को हम टी की जगह ले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अब आपने सिंपल फार्मूला बन गया, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आप देखें जब आपके पेपर में प्रॉब्लम आएगा ना तो आपको ये फार्मूला भी दिया होगा, आपने जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, डाटा नोट करना है, फार्मूला उस पेपर से उठाना है और जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है बस। एम की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 15 kg,
और v की वैल्यू 25 है और f जो है 50 है। ये तीनों वैल्यूज़ मैं पुट कर लेता हूँ। ये अब 25 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 50 एज इट इज़ कर दें। अब दोनों को डिवाइड करें तो ये 7.5 आ जाएगा और टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है, ऑफ mass 3 kg to push it on the rough table surface with uniform speed of 20 meter per second. How much net force is acting on it? What is the value of friction between the stack of books and the table surface? तो डाटा नोट करते हैं फिर आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है जी। फोर्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर करना है, ठीक है। ये जो फोर्स है ये 20 न्यूटन की है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू एफ। ये के वाली कहानी मैं आपको समझाता हूँ। इज इक्वल टू कितनी है जी 20 न्यूटन, ठीक हो गया। अच्छा, ऑफ मैस बुक्स ऑफ मैस 3 kg, मैस कितना है आपके पास 3 kg, ये आपने लिख दिया। ऑन टू पुश इट ऑन रफ टेबल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड कितनी है जी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, नेट फोर्स ये आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैक ऑफ बुक्स एंड द टेबल सरफेस, तो ये इसको आप यू के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप यहाँ तक आपको डाटा कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं ज़रा आपको ये कहानी समझाता हूँ कि ये मैंने जो के साथ लिखा हुआ है, ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है ये यू टाइप, इसको आपने म्यूट थोड़ा सा इसको लिखना है, ये बुक से आपने देख लेना है। इसको एग्जैक्ट बेशक यू ना लिखें, थोड़ा सा म्यू की इसको म्यू बोलते हैं तो साथ के लिखना है। अब ये के वाली सा कहानी आपको समझाता हूँ। जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें ना, ठीक है, और वो जो चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तो इसको आपने फिर के लिखना है, ठीक है। ये आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिक फोर्स और किनेटिक फोर्स, या किनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप इसको देखें, आपने सिंपल क्या किया, आप यहाँ पर जो फोर्स एक आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, एक आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है, टोटल फोर्स। तो देखें जो नेट फोर्स है ये इक्वल है एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू के। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखें एक फोर्स आप सिंपल अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन की उसके ऊपर, लेकिन ये टोटल फोर्स नहीं है, नेट फोर्स। नेट फोर्स मीन टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कैसे क्या होगी, देखें जो बुक है वो उसका कोई वेट भी तो है, ठीक है। उस वेट में ये तो आप अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन की फोर्स, तो उसका जो वेट भी है वो जब भी काउंट होगा साथ तो वो फोर्स बढ़ जाएगी। तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एम जी के, और m की वैल्यू आपके पास ऊपर देखें 3 है और g की वैल्यू 9.8 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 29.4 न्यूटन फोर्स बनती है। जो फोर्स गिवन थी ना वो कितनी थी, वो 20 थी जो आप अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। एक फोर्स है जो उसके वेट भी जब साथ काउंट होगा ना तो फिर वो फोर्स 20 से 29.4 की तरफ आ जाएगी। तो ये टोटल नेट फोर्स यहाँ पर आपकी फाइंड हो जाती है। अब आपने इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है यू के। अच्छा एक और भी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो आपकी फोर्स आई है इसको आप एन बी लिख सकते हैं। ये नॉर्मल फोर्स, इसको हम एन से पी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एज अ एन बी कह सकते हैं। अब आपने यू के फाइंड करना है, तो यू के की वैल्यू आपके पास ये सिंपल फॉर्मूला ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप बुक में जाएं, साथ साथ देखें, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास ये फार्मूला होता है यू के इज इक्वल टू एफ के ओवर एन, ठीक है। तो ये जो आपके पास एफ के है ये आपके पास स्टार्ट में वैल्यू गिवन थी, यही मैं आपको कह रहा था कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये 20 न्यूटन की है, तो ये आपने लिख दिया जी 20। और एन जो है ये आपने देखें अभी ही ऊपर फाइंड की है, तो ये आप दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे 20 ओवर 29.4 दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये म्यू के ये आपका वैल्यू आ जाएगी। दोनों के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस था। तो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 की तरफ मूव करते हैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 50 kg is placed on the rough surface of table. What is the weight of block? What is normal force on the block by table if coefficient of static friction between the block and table is 0.4? Find the minimum force to move the block on the table. यहाँ से आपको अभी मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होगा, पिछले न्यूमेरिकल्स का भी देखना है। डाटा नोट करते हैं जी। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस,
तो मैस कितना है 50 kg। इस तरह की एग्जांपल भी है आपकी 3.8, आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको मजीद कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैस हो गया जी आपका 50 kg इज प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ टेबल। ठीक है जी। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ब्लॉक, फाइंड क्या करना है यहाँ पर, वेट फाइंड करना है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय टेबल। नॉर्मल फोर्स को बच्चे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ये हमने लिख दिया एन फाइंड करना है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रैक्शन, अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये स्टैटिक है, तो इसने ये आपने, और ये वो कहता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपको यूज टाइप नज़र आ रहा है, ये म्यू आपने फाइंड करना है। इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन स्टैटिक है ना, तो आपने इसके साथ एस लिखना है। ऊपर पिछले न्यूमेरिकल में आपने क्या लिखा था, म्यू के, क्योंकि वो के जो है वो बॉडी मूव कर रही थी, तो वहाँ पे जो है वो स्टैटिक नहीं था, वो स्टैटिक मीन जो रेस्ट पे हो, वहाँ पे वो स्टैटिक नहीं था बल्कि कैनेटिक कह सकते हैं आप उसको। तो ये स्टैटिक है, तो इसलिए हमने यूएस लिखा। ये वैल्यू कितनी गिवन है जी 0.4। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आपने उसने बताया जी स्टैटिक है, तो फोर्स भी स्टैटिक होगी। ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था उसमें हमने दोनों के साथ के लिखा था। अब बात शायद आपको मज़ीद अच्छा सा जो है वो क्लियर हो गया हो। अब देखें, हमने सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हमने वेट फाइंड करना है, ये वेट, ठीक है। फिर नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है, और फिर हमने फोर्स, स्टैटिक फोर्स जो है वो फाइंड करनी है, जो मिनिमम फोर्स। ये तीन चीज़ें हमारा टारगेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट के ऊपर आते हैं। वेट हमारे पता है किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू mg। मैस ऑलरेडी गिवन है, वो ऊपर टॉप पे देखें वो 50 है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490। वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स इज, वेट इज़ आल्सो आ वेक्टर क्वान्टिटी, और फोर्स भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा 490 न्यूटन। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नॉर्मल फोर्स की तरफ आते हैं, जो टारगेट नंबर 2 था हमारा। नॉर्मल फोर्स का फार्मूला क्या है बच्चों, ये आप देखें, ये आपकी बुक में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, साथ साथ आप वहाँ से भी देखें। नॉर्मल फोर्स इक्वल है, ये वेट के ही इक्वल ही होती है। तो वेट हमने तो अभी फाइंड किया 490, तो इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स भी 490 की ही होगी। अदरवाइज़ ये आप साइड पे मैंने सोल्यूशन भी किया, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स इक्वल होती है वेट के, और वेट इक्वल होता है mg के। m की वैल्यू आप 50 लिखें, g की वैल्यू 9.8 लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें 490 ही आता है, वही चीज़ है, आपको दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड टारगेट था जी हमारा फोर्स। तो ये फार्मूला जी स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक फ्रैक्शन का, ये वो फ्रैक्शन है जो आपको चाहिए ताकि वो बॉडी की फ्रैक्शन होगी तो तब कोई बॉडी मूव कर सकती है, अदरवाइज फ्रैक्शन ना हो तो कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती। तो ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4, ये स्टेटमेंट में गिवन थी। नॉर्मल फोर्स हमारे पास अभी हमने ऊपर देखें फाइंड की हुई है 490, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्स है तो आप 7 न्यूटन लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10। अ साइक्लिस्ट वेटिंग 500 न्यूटन इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 60 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप हिम मूविंग इन दिस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है जी। अब देखें हमने क्या करना है इस प्रॉब्लम में, डाटा नोट करते हैं, फिर आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। डाटे में यह है कि आपने साइकिलिस्ट, उसका वेट कितना है जी 500 न्यूटन, तो हमने वेट लिख दिया जी, वेट W इज इक्वल टू 500 न्यूटन, इज़ मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना है 60 मीटर, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी है V इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटा सा सी जो है इसका मतलब है सेंट्रीपिटल, तो ये 7 एफ मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने फाइंड करनी है कि वो कितनी स्पीड, कितनी फोर्स उसे चाहिए कि उसे सर्कुलर ट्रैक में उसे मूव जो है वो करना पड़ेगा। तो अब देखें एफ सी इज इक्वल टू, ये आपके पास होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखें एम आपके पास जो फार्मूला है ना, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो इसमें एम मैस हमें स्टेटमेंट में देखें कहीं भी गिवन नहीं है। चलें वी तो हमें पता है 12 है, और आर की वैल्यू भी हमें पता है 60 है, लेकिन मैस नहीं पता। तो बच्चों मैस आप बड़ी आसानी से, अगर आपको वेट पता हो ना, तो वेट से आप मैस निकाल सकते हैं। वेट तो हमें गिवन है 500 न्यूटन, तो पहले हम मैस फाइंड कर लेते हैं ताकि इसमें हम वैल्यू पुट करके फिर हम
सॉल्व कर लेंगे। तो मैस कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको कहा है मैस आप वेट से फाइंड कर सकते हैं। तो वेट किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू mg। आपको मैस चाहिए तो G जो है वो W के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, M किसके इक्वल आ जाएगा, W/G। अब वेट आपको कितना गिवन था 500 और G की वैल्यू कितनी है 9.8। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51। मैस है तो ये kg, ये आपका मैस फाइंड हो गया। अब आप बड़ी आसानी से ये फार्मूला अगेन यूज़ करें। मैंने दोबारा से मैं लिख लेता हूँ, नो फ्राम वन क्या है हमारे पास, FC इज इक्वल टू mv²/r। अब मैथ्स हमें पता है 51 kg, तो मैथ्स लिख लेते हैं बच्चे ये 51, और v की वैल्यू हमारे गिवन थी वो कितनी थी हमारे पास 12। देख लेते हैं एक दफ़ा फिर, v की वैल्यू देखें हमारे पास 12 है और r की वैल्यू 60 है। तो ये दोनों वैल्यू हमने देख ली हैं। अब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस फार्मूला में। तो मैथ्स हमारे पास 51 है, v हमारे पास 12 है और r हमारे पास 60 है। तो देखें हमने क्या किया जी, 51 को मैंने एज इट लिखा, 12 का स्क्वायर इक्वल होता है 144 के, 60 को नीचे एज इट लिख दिया। अब 144 को और 51 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 7344 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आपका जो है ना 122.4 ये फोर्स थी तो 7 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रॉब्लम नंबर न्यूमेरिकल नंबर 11 है। A stone of 500 gram tied to a string of length 5 centimeter is whirled by a girl in horizontal circle with speed of 3 meter per second. Find the tension in the string. Also tell which force. अच्छा चले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्टोन पत्थर, एक पत्थर है, कितना उसका मैस है जी 500 ग्राम, ठीक हो गया। आप माइंड में ले आए कि जी आपके पास जो है ना एक स्टोन है यानी कि एक पत्थर है 500 ग्राम का, टाइड यानी कि वो बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को। एक रस्सी की लेंथ कितनी है वो भी आप माइंड में ले आए कि जी वो 50 सेंटीमीटर है। एक रस्सी है 50 सेंटीमीटर की, उसके लास्ट पे आपने एक कोना उसके आपके हाथ में और एक कोने पे आपने जो है वो 500 ग्राम का जो स्टोन है पत्थर है उसको बांधना, जैसे खेलते नहीं है बच्चे अक्सर। इज़ रील्ड बाय अ गर्ल, वो एक लड़की क्या करती है ये सारा उसको बांध के ना फिर उसको यूं ऐसे घुमाती है ऊपर सर्कल में, ठीक है। कितनी स्पीड के साथ, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो मूव कराती है। तो फाइंड क्या करना है, अब देखें जब वो यूं मूव करेगी ना सर्कल में, अब जो वो रस्सी है ना उसमें एक टेंशन सी आ जाती है, टेंशन कहते हैं वो खिंचाव सा आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। वो टेंशन फाइंड आपने करनी है और साथ ये बताना है कि आल्सो टेल विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन। वो जो उस रस्सी में खिंचाव सा आ जाता है, वो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, टेंशन उसमें आ जाती है, वो किस फोर्स की वजह से आ रही है, वो कौन सी फोर्स है जिसने उसको बिल्कुल जो है वो टेंशन इनके स्ट्रेट कर दी है। तो देखते हैं जी, डाटा नोट करते हैं मज़ीद, आपको क्लियर फिर होगा। आ स्टोन ऑफ 500 ग्राम, तो मैस कितना है जी स्टोन का 500 ग्राम है। ग्राम जो है ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम किलोग्राम में लेके जाएंगे। तो आपने ग्राम से किलोग्राम में लेके जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना। मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ग्राम एक स्मॉल यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे यानी कि ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे, आपने 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। और जब आप किलोग्राम से ग्राम की तरफ आएंगे यानी कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देखें जी साइड पे एक और भी चीज़ हम डाटा में देखते हैं। ऑफ लेंथ अ स्टोन ऑफ 500 ग्राम टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है। ये 50 सेंटीमीटर, इसको हम लेंथ को आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर रेडियस भी बनाती है। तो ये सेंटीमीटर भी ऐसे यूनिट नहीं है, इसको भी एज हम क्या करेंगे 50 को सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए ये आपने याद रखना है 100 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 0.5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप मीटर से वापस सेंटीमीटर में आना चाहते हैं ना तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें मैंने साइड पे एक डायग्राम सी बनाई हुई है। ये आप माइंड में इमेजिन करें कि वो उस गर्ल ने जो है ना पत्थर को ऐसे बांध कर उसने यूं घुमा रही है। तो ये देखें जब वो दरमियान में आपको लाइन सी नज़र आ रही है जिसके ऊपर आर लिखा हुआ है, ये एक रेडियस सा बन जाता है। इसका मतलब है ये जो रस्सी की लेंथ भी है तो यहाँ पर वो एज अ रेडियस भी बन जाता है। तो इसलिए हम इस लेंथ को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या कहा था, दो चीज़ हमने नोट कर ली हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल विद स्पीड ऑफ 3 मीटर, तो स्पीड कितनी है जी 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमने लिख लिया v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग,
तो हमने फाइंड क्या करना है जी, टेंशन फाइंड करनी है और साथ बताना था कि आल्सो टेल विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो वो कौन सी फोर्स है जो इस टेंशन जो प्रोड्यूस करवाती है। पहले तो टेंशन फाइंड करते हैं कि टेंशन है कितनी, फिर बताएंगे कि कौन सी फोर्स है जिसने ये टेंशन प्रोड्यूस की। तो टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पर वही होगा कि T इज इक्वल टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला है। और m की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो कितनी है 0.5, और v की वैल्यू आपके पास भी ऑलरेडी गिवन है, ऊपर देखें 3 और ऊपर 7 स्क्वायर आ जाएगा, और r की वैल्यू भी आपके पास है 0.5 मीटर। 0.5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के। तो ये आपकी टेंशन है जी। टेंशन भी एक फोर्स होती है, तो ये आपके पास साथ आप न्यूटन लगा देंगे, तो ये टेंशन प्रोड्यूस होगी 9 न्यूटन की। अब क्वेश्चन ये है कि किस फोर्स ने ये टेंशन प्रोड्यूस की। तो वो फोर्स आप जो आपने हाथ से यूं लगा रहे हैं उस सर्कल में मूव करवाने के लिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जिसने ये टेंशन जो है वो प्रोड्यूस करवाई है। तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ईजी है। टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज, दो बॉडीज़ हैं जी, मैसेज 10 kg एंड एक है जी 8 kg आर हैंगिंग बाय स्ट्रिंग दैट इज़ passing our fractionless pulley. Both bodies move vertically on releasing them. Find acceleration of the system and tension produced in the string. सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर आपने दो केस स्टडी किए होंगे, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ गया ना, ये वर्टिकली वाला है। तो आप अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, दो प्रॉब्लम है ना, एक वर्टिकल वाला एक केस 1 होता है और एक हॉरिजेंटल वाला होता है। वर्टिकल में एक्सेलरेशन भी और टेंशन भी होती है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन और टेंशन भी होती है, और अपने अपने फार्मूले होते हैं इनके। अब हमारे पास केस 1 है वर्टिकल वाला, इसका मतलब है हमने क्या करना है, ये केस अप्लाई करना है। तो देखते हैं, डाटा नोट करते हैं। टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज, दो बॉडीज़ हैं जी, एक का मैस 10 kg है और एक का 8 kg है। जो पहली बॉडी है उसको हम M1 कहते हैं और ये 10 kg हो गया, और M2 कितना है आपके पास 8 kg। दो डाटा नोट कर दिए यहाँ पर। हैंगिंग बाय स्ट्रिंग दैट इज पासिंग ओवर फ्रैक्शनलेस पुली, बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है, वर्टिकली है। यहाँ पर ये ना हो फॉर्मूले हॉरिजॉन्टली वाले आपने अप्लाई किए हों। अच्छा, ऑन रिलीजिंग देम फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड टेंशन और टेंशन भी आपने फाइंड करनी है। ये आपके स्टेटमेंट हो गए डाटा। अब सिंपल देखें, आपने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है, और टॉपिक केस कौन सा है, वर्टिकल वाला। इसी तरह आपको यहाँ पर वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल देकर भी ये स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस देखें, आपके पास आपको ये पता होना चाहिए, अगर वर्टिकल हो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है और टेंशन का फार्मूला क्या होता है, बस। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल आ जाए तो उसका एक्सेलरेशन का फार्मूला अलग होता है और टेंशन का फार्मूला अलग होता है, बस फार्मूले अप्लाई करने हैं सिंपल। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला केस हो, तो A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई G। अब सिंपल देखें, M1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, माइनस M2 की कितनी है 8, और फिर नीचे M1 की 8 है और 10 है, और M2 की 8 है, और G की वैल्यू आपके पास 10 होती है। अप्रॉक्सीमेटली ये लगा रहे हैं, अदरवाइज आप 9.8 भी लिख दें वो भी ठीक है, दोनों आप कोई भी यूज़ कर लें। अच्छा, 10 माइनस 8 कितना हो जाता है जी 2, और नीचे देखें 10 प्लस 8 कितना हो जाता है 18, और मल्टीप्लाई 10 आपने एज इट इज, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करूँ, हम यहाँ पर 9.8 भी लिख सकते हैं। अब 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 18 एज इट इज लिखें, दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.11। एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये याद रखना है, ये केस वर्टिकल वाला है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मिक्स नहीं करना, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अब केस वर्टिकल वाला है तो टेंशन का फार्मूला भी अलग से होता है, वो फार्मूला होता है ये वाला। अब देखिए, हम दो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन का, और केस कौन सा है, वर्टिकल का। अगर इसी तरह हॉरिजॉन्टल हो तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज हो जाएगा और टेंशन का फार्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। तो एसएलओज के अकॉर्डिंग आपको इस तरह वो चेंज कर सकता है। अब आपने क्या किया, 2 को एज लिखा, M1 की वैल्यू आपके पास 10 है और M2 की वैल्यू आपके पास 8 है, और नीचे भी आपने वैल्यू लिखी जी 10 प्लस 8 और मल्टीप्लाई G की वैल्यू 9.8 मैंने इजाफा लिख दिया, 10 भी लिख सकते हैं। अब पहले आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8, इन तीनों को आप पहले आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 160 मल्टीप्लाई 9.8 एज इट इज लिखें, और नीचे 10 प्लस 8 कितना होता है 18।
अब आप 160 को मल्टीप्लाई करें 9.8 से तो ये आ जाएगा 1568 डिवाइडेड बाई 18। आप दोनों को सिंपल आप डिवाइड करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 87.1। और टेंशन मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फोर्स ही होती है, तो ये न्यूटन साथ लिख देंगे आप, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी using earthward machine having masses 5 kg and 3 kg if system has acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। बच्चों यहाँ पर मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको जो चीज़ें इस नई बुक की रह गई हैं, यूनिट 1 के न्यूमेरिकल रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। और इन चैप्टर की एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सारे समझाऊंगा भी, और उनके आंसर भी बताऊंगा कि आपने उसका आंसर भी कैसे लिखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो चलें प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। डाटा वो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो ना तो इसको आप जी फिर कहते हैं। अगर सिंपल हो ना एक्सेलरेशन इसको आप ए कहते हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो इसका मतलब है ये जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है यूजिंग एडवर्ड मशीन। अब व्हाट इज़ एडवर्ड मशीन? एडवर्ड मशीन वही मशीन है जो आप अपनी बुक में देखें तो वही वर्टिकल वाला केस इसमें बनता है, यानी कि आप एक तरफ एक मैस है और दूसरी तरफ दूसरा मैस है। तो एडवर्ड मशीन से मुराद यही यानी कि वर्टिकल वाला केस बनता है। ठीक है, इसी मशीन को ही बोलते हैं। तो हैविंग मैस, तो मैस कितना है जी 5 kg, M1 को हमने 5 kg कर दिया एंड 3 kg, और M2 इसको हम कह देते हैं 3 kg। इफ़ द सिस्टम हैज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मज़े की बात यह है कि इसमें आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, पिछले ऊपर न्यूमेरिकल उसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था, ये आपका डाटा हो गया। आप सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें टेंशन भी नहीं है, सिर्फ यानी कि वर्टिकल वाला केस है और सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हुई हुई है। तो देखें फार्मूला आपने वही यूज़ करना है, A इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई जी। बच्चों आप इस तरह करें, अपनी कॉपी के ऊपर एक तरफ लिखें वर्टिकल और एक तरफ लिखें हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के नीचे आप लिखें A, और A का जो फार्मूला होता है मैंने आपको ऊपर बताया वो लिखें, फिर उसके नीचे ही लिखें T, टेंशन का क्या फार्मूला होता है वो भी लिखें। फिर इसी तरह आप आगे लिखें हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के नीचे भी लिखें A, और एक्सेलरेशन का फार्मूला आप बुक से देखें, और इसी तरह उसके नीचे लिखें T, और T का फार्मूला टेंशन का फार्मूला भी आप बुक से देखें। ठीक है, अदरवाइज़ मैं खुद भी आपको दे दूँगा। तो ये आपने फिर, अब हमारा केस कौन सा चल रहा है? वर्टिकल वाला। तो इसलिए बार बार समझा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए तो आप फिर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो M1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और M2 की कितनी है जी मैं डाटा लिखता हूँ 5 माइनस 3। ये मैंने, अच्छा एक और भी चीज़ ना, डाटा पुट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आपने फाइंड क्या करना है इसमें जी। ठीक है, तो आप इस तरह करें, जी को अलग कर लें, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से करते हैं। देखें जी के साथ जो है ना, ये जो लिखी हुई चीज़ें M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, इन दोनों को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे ताकि जी अलग हो जाए। तो ये जो देखें M1 प्लस M2 ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो A के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और M1 माइनस M2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये अब दोबारा से माइंड में लेके हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, और जो डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि ये जो प्लस वाला है M1 प्लस M2 ये जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो M1 माइनस M2 है ये नीचे जाके डिवाइड होगा। तो ये देखें आप, ये मैंने M1 प्लस M2 को ऊपर लिख दिया, A को तो एज इट इज साथ लिख दिया, और जो M1 माइनस M2 था ये इधर जाके डिवाइड होगा तो डिवाइड लिख दिया। इधर क्या बच गया जी। अब जी को आप इधर लिख लें और ये सारा आप उस तरफ लिख लें, M1 प्लस M2 ओवर M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई जी। बच्चों मैं थोड़ी सी स्पीड से साथ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तो इजी है। आप पता क्या किया करें, साथ साथ जब लिख रहे होते हैं वीडियो को स्टॉप किया, लिख लिया साथ, फिर दोबारा से इसको दोबारा से इसको कर दें, और फिर जो है ना आप साथ साथ इस तरीके से आप प्रॉब्लम को साथ साथ सॉल्व करें, फिर आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बिल्कुल आपकी तरह, मुझे क्या पता कौन से बच्चे साथ लिख रहे हैं कौन से नहीं, तो फिर मैं अगर रुक जाऊँ यहाँ पे फिर तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाती है। तो इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके जो है ना लिखा करें साथ साथ। तो चलें डाटा नेट नोट करते हैं जी। M1 की वैल्यू आपके पास 5 थी, और M2 की वैल्यू आपके पास 3 है, और इसी तरह नीचे 5 और माइनस 3 मल्टीप्लाई A की वैल्यू आपके पास एक्सेलेरेशन गिवन था वो आपके पास 2 था। अब 5 प्लस 3 कितना होता है 8,
और नीचे 5 - 3 कितना होता है 2, और ऊपर एज इट इज़ 2 लिख दिया। आप 2 और 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 8 आपका ये आंसर आ जाता है। और जी है एक्सेलेरेशन है ये ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अपलोड करूँगा जिसमें आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पूरा पूरा घंटा बैठा रहता हूँ स्टिल, ये नहीं कि आपको लेक्चर्स ये समझा रहा हूँ। तो बच्चों जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा ये है कि जब, क्योंकि फिर बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपने फ़लान मेडिकल अभी तक अपलोड नहीं किया। बच्चों जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो इससे फिर आपकी, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सामने लेक्चर्स ये आ जाते हैं और आप ओपन करके फिर देख लेते हैं। तो इस तरह आप यानी कि बेल आइकन पर भी साथ प्रेस किया करें। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। बच्चों पढ़ाते हुए किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी सी मेहनत करें ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इंशाल्लाह आपके मार्क्स में देखूँगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो चलें जी बच्चे, अल्लाह हाफिज़।